हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। उस समय मेरे दिल में कई अरमान जाग रहे थे क्योंकि आज मेरी शादी की रात थी और मैं थोड़ा घबरा भी रही थी। साथ ही मन अपने पति के बारे में सोचकर खुश भी हो रही थी। मेरे पति कुछ ही देर में कमरे में आने वाले थे, लेकिन उन लम्हों के ख्याल से ही मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे। बार बार उनका ख्याल आ रहा था। न जाने लड़कियां ऐसे मौके पर क्या करती है, लेकिन मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी तरह पसीने में भीग चुकी हूँ। हालांकि कमरे में अच्छी खासी ठंडक थी, मौसम बदल रहा था और कमरे की ठंडक से मुझे एक सुकून सा मिल रहा था। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और सामने ही मेरे पति की बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर लगी हुई थी। मैं बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही थी। वे बहुत ही सुंदर और हैंडसम थे। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो बहुत ही दयालु लग रही थी। मैं उन्हें देखते देखते जैसे खो सी गई थी। मेरा दिल उसे तस्वीर को देखकर ही तेज़ी से धड़क रहा था, मानो मेरा दिल बाहर मेरी हथेलियों पर आने वाला हो। मैं अपनी सोच पर खुद ही मुस्कुरा उठी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं दुल्हन बनकर इस कमरे में मौजूद हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जितनी परेशानियाँ थी उनमें सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अभी तक मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ था, और अब जब हुआ तो पता नहीं चला जल्द ही सारे मामले तय हो गए और एक ही महीने के अंदर शादी भी हो गई। मैं खुद इस बात से बेहद हैरान थी, लेकिन खुश भी ये थी क्योंकि शादी की ख्वाहिश मेरे दिल में न जाने कब से थी। मैं भी आम लड़कियों की तरह ख्वाब देखती थी और एक हसीन हमसफ़र पाने की मुझे भी तमन्ना थी। जब मैंने पहली बार अपने पति होने वाले पति की तस्वीर देखी तो मैं शर्मा गई थी। मेरी शर्मीली मुस्कुराहट पर मेरी बहन खुश हो रही थी और मेरी माँ समझ गई थी कि मैं इस शादी के लिए राज़ी हूँ। उसके बाद ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और मैं खुशी खुशी विदा होकर हमेशा के लिए अरुण के साथ विदा होकर इस घर में आ गई। ये घर सादगी से बना हुआ था। यहाँ पर अरुण की हैसियत के हिसाब से सारी सहूलतें मौजूद थी और इस घर में सिर्फ मेरी सास और ननंद और मेरे पति ही रहते थे। मैंने अभी तक अरुण के किसी रिश्तेदार को नहीं देखा था, ना तो उनका कोई और भाई था और ना ही कोई और बहन। मेरी ननंद को भी अभी शादी नहीं हुई थी, जबकि अरुण के पिता ने निधन हो चुका था। बाकी जो रिश्तेदार थे वे सब दूर के थे। अरुण की माँ ने मुझे यही सब बताया था और ये सोचकर मैं भी खुश थी कि मुझे ज़्यादा रिश्तेदारों के झंझट नहीं है। मैं बड़े इत्मीनान से कमरे का मुआयना कर रही थी और बार बार अरुण की तस्वीर को देख रही थी। तभी दरवाजे के बाहर एक आहट हुई। मैं सीधी होकर बैठ गई और जल्दी से अपने दुपट्टे को ठीक किया। मेरे दिल की धड़कन बहुत ही बेकाबू हो गई थी। दिल यही सोचकर घबरा जा रहा था कि मैं अरुण से क्या बात करूँगी, क्योंकि शादी से पहले मैंने कभी अरुण से बात नहीं की थी। मुझे जो लगा कि अरुण होंगे, लेकिन नहीं, वे अरुण नहीं थे बल्कि मेरी सास और ननंद थी। दोनों को देखकर मैंने अपने चेहरे पर एक स्वागत भरी मुस्कान सजाई थी। जो भी था, मुझे अपनी सास आम सासों की तरह नहीं लग रही थी। तभी मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, ऐसा करो मेरी बेटी, तुम ये जेवर वगैरह उतार कर मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हालत कैसे है। मैं इन्हें लॉकर में रखवा दूंगी। मेरी सास ने मुझसे कहा तो मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि अभी तो मेरी सुहागरात थी और मेरा ये रूप अरुण ने भी अभी तक मुझे देखा नहीं था। फिर मेरी सास मेरे पास आकर जेवर कैसे मांग रही थी। मुझे उस वक्त अपनी सास बहुत ही बुरी लगी थी। मैं जो सोच रही थी कि मेरी सास मेरी माँ की तरह होगी, मगर वे तो मेरी शादी की पहली रात ही अपना असली चेहरा दिखा रही थी। मुझे बहुत ही दुख हो रहा था और साथ भी रोना आ रहा था। मैं अपनी सास को मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये पहली रात थी मेरी उस घर में, और मगर अरुण अभी तक कमरे में नहीं आए थे और मैं चाहती थी कि वे एक बार मुझे दुल्हन के रूप में देख ले। तभी हिम्मत करके मैंने धीरे से झिझकते हुए अपनी सास से कहा, मैं सुबह आपको ये जेवर दे दूँगी। इस पर वे कहने लगी, नहीं, मुझे तुम ये जेवर अभी दो। अरुण तो बाहर दोस्तों के साथ गया हुआ है, उसे बहुत ही वक्त लगेगा। उसके दोस्त उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए तुम ऐसा करो, ये जेवर उतार कर मुझे अभी दे दो। उनकी बात सुनकर मैं बेबस हो गई और सारा जेवर उतार कर उनके हाथ में रख दिया। जेवर उतारते वक्त मुझे बहुत ही रोना आ रहा था और अरुण पर गुस्सा भी आ रहा था। मैंने जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल किया और जेवर अपनी सास को दे दिए। तभी मेरी ननंद पीछे से आकर मेरे हाथ बांधने लगी। मुझे तो ये भी ख्याल नहीं आया था कि वह ऐसा कुछ कर सकती है।
मैं घबरा गई और फ़ौरन कहने लगी, अरे रिद्धि, तुम ये क्या कर रही हो? आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी शादी को अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे और ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे। मेरी ननंद की इस हरकत में मेरी सास भी इसमें शामिल थी, क्योंकि वे भी उसमें पूरा समर्थन दे रही थी। दोनों ने मिलकर मेरे पैर भी बांध दिए और मुझे घसीटते हुए कमरे के बाथरूम में बंद कर दिया। मैं पूरी तरह से हक्का बक्का थी और इस स्थिति पर सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता मुझे अरुण की हो रही थी, क्योंकि वे अभी तक कमरे में नहीं आए थे और इससे पहले ही मेरी सास और ननद ने ये जुल्म कर दिया। और ये सोच भी मेरे मन में आ रही थी कि क्या अरुण भी इस साजिश में मेरी सास और ननद के साथ शामिल है। अगर ऐसा था तो मेरी ज़िंदगी बुरी तरह से बर्बाद हुई थी। ये सोचकर ही मुझे रोना आ रहा था कि मेरी शादी की रात मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। मेरे मुंह पर भी उन्होंने टेप चिपका दी थी, जिससे मैं ज़ोर से आवाज़ लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ अंदर ही घुट कर रह गई थी। मैंने अपने कंधे से बाथरूम का दरवाज़ा पीटने की कोशिश की, लेकिन बाहर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं लगातार अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी ताकि किसी तरह मेरे हाथों में बंधी रस्सी की गांठ खुल जाए। अगर मेरे हाथ खुल जाते तो मैं कुछ कर ही लेती, कम से कम इस बाथरूम से बाहर तो आ जाती। लेकिन अभी तक मेरे हाथ नहीं खुले थे। न जाने कितना वक्त बीत गया। मैं थक चुकी थी और रो रो कर बेहाल हो गई थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और ना ही कोशिश छोड़ी थी। तभी तो अचानक किसी तरह मेरे हाथ की बंधी रस्सी खुल गई और मैं जैसे एकदम से सुकून महसूस करने लगी। फिर मैंने फ़ौरन अपने पैरों को भी खोला और फिर मुंह से टेप हटाया था और गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। फिर मैं ऊपर की ओर देखते हुए भगवान से प्रार्थना की कि मुझे किसी तरह इस जाल से निकाल दे। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सामने ही मेरे पति और मेरी नंद। मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा 2 और बहनें हैं। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी हूँ और अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर ही थी जब मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मेरे माता पिता के आसपास के कई लोगों से मेरे रिश्ते के बारे में बात की थी, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। इसलिए हर दूसरे दिन घर पर कोई ना कोई रिश्ता देखने आता था। मैं इस सिलसिले से थक चुकी थी और अक्सर मम्मी से बहस करने लगती थी। मैं उनसे कहती थी, मम्मी ये क्या तमाशा है? आप अच्छी तरह जानती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। आप क्यों बार बार मुझे लोगों के सामने आने पर मजबूर करती है? मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहती, बेटा यही ज़माने का रिवाज है, ऐसा ही होता है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस अपने अच्छे नसीब की दुआ किया करो। मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मेरी माँ पूरे विश्वास से कहती थी और मैं उनकी ओर देखती रह जाती, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली थी। मेरी उम्र 22 साल ही थी, लेकिन माँ को ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत ही बूढ़ी हो गई हूँ और शायद अब शादी के काबिल नहीं रहूँगी। मेरी शादी में इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरी रंगत थोड़ी सांवली थी और आजकल तो लोगों को गोरी रंगत वाली लड़कियां ज़्यादा पसंद आती है, फिर चाहे उनका नैन नक्शा कैसा भी हो। मेरा नैन नक्शा तो बहुत ही अच्छा था, मगर मेरी रंगत थोड़ी सांवली थी और इसलिए मुझे रिश्ते में बहुत ही परेशानी हो रही थी। वो तो बेचारी अपनी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब लड़के वाले ही ऐसे हो तो वे बेचारी क्या कर सकती थी। मैंने चाय का एक कप बनाया और बुआ के लिए ले आई। तब तक बुआ अपनी बात ख़त्म कर चुकी थी और मम्मी के चेहरे पर चिंता की परछाइयाँ थी और बुआ की आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। बुआ ने मुझे देखकर मेरे सिर पर प्यार कर दिया और कहा, भगवान तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मैंने दिल में कहा, हाँ भगवान ऐसा ही करे, और अपने कमरे में आ गई। मैं जानती थी कि बुआ के जाने के बाद मम्मी मुझे ज़रूर बुलाएगी और फिर एक लंबी लिस्ट तैयार करके चाय के इंतज़ाम करने को कहेगी, और वही हुआ। बुआ के जाने के बाद मम्मी ने मुझे आवाज़ दी, रिया मेरी बेटी ज़रा सुनो तो। मम्मी की नरमी से पुकारने पर मैं उठकर बाहर आई तो मम्मी कहने लगी, बुआ आई थी आज, एक रिश्ता बता कर गई है। लड़के का अपना कारोबार है, एक माँ और एक बहन ही है और बाप का देहांत हो चुका है। लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार है।
अपना कमाता है, घर बार भी अपना है। बुआ ने तो बहुत ही उम्मीद दिलाई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पढ़ी लिखी लड़की और अच्छे ख़ानदान की लड़की की डिमांड की है। इसके अलावा उन्हें कोई दहेज वगैरह नहीं चाहिए। अब मेरी दुआ है कि अगर वे लड़का इस काबिल है तो तुम्हारा नसीब बन जाएगा। माँ ने ये कहते हुए मेरी ओर देखा, जबकि मैं चुप रही। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे मेरी माँ थी और माँ अपनी जगह पर मजबूर थी। उन्हें मेरा घर बसाना था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा, जबकि मैं जानती थी इस बार भी हमेशा की तरह होगा। वे लोग आएंगे और नाश्ता करके मुझे चले जाएंगे। मम्मी ने मुझे कुछ तैयारियों के बारे में बताया और कहा, संडे को वे लोग आएंगे और तुम ये सब तैयार कर लेना। उसके मुताबिक सामान अपने बाबा से मंगवा लेना। माँ के कहने पर मैंने सिर हिला दिया। संडे को अभी 2 दिन बाकी थे और ये 2 दिन तैयारियों के लिए काफ़ी थे। संडे को मेरे रिश्ते के सिलसिले में लड़के की माँ और बहन आई थी और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। उसी वक्त मेरे हाथ पर शगुन के तौर पर कुछ पैसे रख दिए। मैं हैरानी से माँ को देख रही थी, जबकि माँ के चेहरे पर उस समय अलग ही खुशी नज़र आ रही थी। तभी माँ ने उस औरत से कहने लगी, बहन जी, ये तो आपकी मोहब्बत है कि आपने मेरी बेटी को शगुन दे दिया, लेकिन हम एक बार लड़के से मिलना चाहते हैं। आप जानती है कि बेटी वालों के दिल में तो 100 तरह की चिंताएं होती है। हमें ज़रा आना जाना मेल जोल करेगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जान सकेंगे। माँ ने बड़ी सहजता से ये कहा था। तभी लड़के की माँ मुस्कुराकर मेरी माँ से कहने लगी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी जताएं, जैसी मर्ज़ी अपनी तहकीकात करें, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं कुछ देर बाद वहाँ से उठकर चली आई थी और फिर उनके बीच क्या बातें हुई मुझे नहीं पता। बस ये तय हुआ था कि अगले संडे को मेरे घर वाले लड़के को देखने आएंगे। जब अगली बार माँ, पापा और मेरी दोनों बहनें लड़के को देख कर आई तो सब उसकी खूब तारीफ़ कर रही थी। मेरी बहनें कह रही थी, दीदी अगर आप अरुण भाई को देखती तो आप तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती। वे इतने ही प्यारे हैं। माँ उनकी तस्वीर लेकर आई थी और आपको दिखाने के लिए। ये सुनकर मेरे मन में हलचल सी मची थी। मेरी बहन ने अरुण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और उसी तारीफ़ का असर था कि मुझे भी अरुण को देखने की बहुत ही इच्छा हो रही थी। तभी रात को माँ मेरे कमरे में आई और मैं समझ गई कि माँ क्यों आई है, क्योंकि उनके हाथ में अरुण की तस्वीर मैंने देख ली थी। माँ कहने लगी, रिया बेटा, ये अरुण की तस्वीर है, तुम भी एक नज़र देख लो और इस रिश्ते के बारे में तुम्हारी जो भी राय है वे मुझे बता देना। तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक ही सब कुछ होगा। ये कहकर माँ तस्वीर वहाँ रख कर चली गई। माँ के जाने के बाद मैंने धड़कते दिल से अरुण की तस्वीर उठाई और बेख्याली से उसे देखती रही। अरुण बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम थे और उनकी आंखों में एक अनोखी सी चमक थी। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान सजी हुई थी, जिसे देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। उसी रात मुझे नींद नहीं आई। अरुण का चेहरा मेरे ख्यालों में छा गया था और मेरे होठों पर खुद ब खुद मुस्कान फैलती जा रही थी। अगली सुबह जब माँ ने मेरे चेहरे की गुलाबी रंगत देखी तो उन्होंने मेरी मर्ज़ी को समझ लिया। उन्होंने मेरे सिर पर प्यार देते हुए मुझे ढेरों दुआएं दी और कहा, मेरी बच्ची का नसीब बहुत अच्छा हो। जिस तरह उसने सब्र के साथ ये समय गुजारा है, भगवान उसे आगे बहुत खुश रखे। माँ की दुआओं पर मैंने दिल ही दिल में कहा, माँ जैसा आप सोच रही है भगवान वैसा ही करे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे की ज़िंदगी मेरे लिए कौन कौन सी परीक्षा लेकर आएगी और मुझे किन किन लोगों का सामना करना पड़ेगा। हमारी तरफ से हाँ होते ही वहाँ से जल्दी शादी के लिए दबाव डाला जाने लगा। इस बात ने माँ और पापा को चिंता में डाल दिया, और क्योंकि उनका ख्याल था कि कम से कम 6 महीने बाद शादी की जाए। लेकिन मेरी सास का कहना था कि वे बीमार रहती है, इसलिए पहले बेटे की शादी कर रही है ताकि घर में रौनक हो जाए और अपनी ज़िंदगी में अपने पोते का चेहरा देख सके। मेरी सास की ये बात सुनकर माँ और पापा भी तैयारी करने में जुट गए। वैसे तो माँ ने अपने जीवन में हमारे लिए काफ़ी चीज़ें जुटा रखी थी, लेकिन फिर भी कई और तरह के खर्चे थे। कुछ जेवर भी था जो मम्मी ने अच्छे समय में जोड़ रखा था। इसके अलावा शादी के खर्चे का अनुमान भी लगाया जा चुका था। इस तरह सारे इंतज़ाम करके 1 महीने बाद की तारीख तय कर दी गई। घर में एकदम खुशियों से छा गई थी और हर पल जैसे एक बारात सा माहौल था। मैं इन दिनों कोई काम नहीं कर रही थी, क्योंकि माँ ने मुझे काम करने से मना कर दिया था। ज़्यादातर समय मैं अपने कमरे में रहती थी
और मेरी बहनें मेरा ख्याल रखती थी। ये दिन पर लगा कर उड़ रहे थे और जल्दी ही वे दिन आ गए थे जब मुझे विदा होकर अरुण के साथ उनके घर जाना था। मेरी बहनें, मेरी माँ और पापा मेरी विदाई के वक्त बहुत रोए थे। ये हमारे घर की पहली शादी थी, इसलिए ज़्यादा महसूस हो रहा था। मैं विदा होकर अरुण के साथ उनके घर आ गई। उनके घर आने के बाद कुछ रस्में हुई और फिर सारे मेहमान जा चुके थे। उनके जितने भी रिश्तेदार थे सब शहर के ही थे। इस वजह से घर खाली हो गया था और अब घर में सिर्फ अरुण की माँ, बहन और अरुण ही थे। मैं अपने कमरे में थी जब अरुण के ख्याल मेरे जहन में आने लगे। मैं आने वाले लम्हों को सोचकर खुश हो रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से चौंक गई और फिर अरुण की माँ और बहन ने मेरा साथ जो किया उसने मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वे दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मैंने उनसे वजह पूछने की कोशिश की लेकिन उन्होंने गुस्से में मुझे चुप कर दिया और फिर जब उन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया तो मैं समझ गई कि मेरे साथ ज़रूर कोई बड़ा धोखा हुआ है जिसकी वजह से मेरी सास मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही थी। मुझे तो अरुण पर भी शक हो रहा था क्योंकि इतनी देर में मेरे पति ने मुझे एक भी बार नहीं पुकारा था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वे खामोश थे, इसलिए मुझे भी उन पर शक हो रहा था। बाथरूम में मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकली और जब अपने कमरे से आकर देखा तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि सामने ही मेरा पति भी रस्सियों से बंधा हुआ था। उनके मुंह पर भी उसी तरह पट्टी बंधी थी। उसने जब अचानक मुझे सामने देखा तो वह हैरान रह गया और इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैं तो पहले ही डरी हुई थी। अरुण की इस हालत ने मेरी परेशानी और बढ़ा दी। अरुण को इस तरह बंधा देखकर मैं घबरा गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरी सास और नंद ने अगर किसी वजह से मुझे बांधकर बाथरूम में बंद किया तो उन्होंने अरुण के साथ भी वैसा ही सलूक क्यों किया। अरुण तो उनके अपने बेटे थे। आखिर इसके पीछे क्या राज था और इस राज का पता सिर्फ अरुण ही दे सकते थे। इसलिए मैंने जल्दी से कुछ सोचा और आगे बढ़कर अरुण के मुंह से पट्टी हटा दी। अरुण ने गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरुण की चिंता ने मेरे दिल में उनके लिए अचानक से प्यार जगा दिया। हालांकि मैंने उन्हें कहा था, नहीं मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैंने धीरे से उनसे पूछा। अरुण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। जब अरुण ने ये कहा तो मैं तो उन्हें देखने लगी। तभी मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ पर क्यों बंधे हुए हैं? आखिर आंटी और रिद्धि ने ऐसा क्यों किया है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने उलझन भरे अंदाज पर मेरे पति ने मेरी नज़र और देखा और फिर अरुण ने मुझसे नज़रें चुराते हुए गहरी सांस ली और बोले, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ तभी तुम्हें तसल्ली होगी। कुछ पल के लिए कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मुझे डर था कि आंटी और मेरी ननद कहीं दोबारा न आ जाए। तभी मैंने अरुण से पूछा, आंटी और रिद्धि कहाँ गए हैं? क्या उन्होंने आपको बांधा है? कहीं वे फिर से तो यहाँ नहीं आएगी? मैंने चिंता भरे स्वर में अरुण से पूछा था। अरुण मेरे चेहरे पर सजा डर देखकर धीरे से बोले, तसल्ली रखो, अब ये यहाँ नहीं आएगी। मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ। ये कहते हुए अरुण ने अपनी कहानी शुरू की। दरअसल मेरा नाम अरुण है और मैं एक अनाथालय में पला बड़ा हूँ। अनाथालय से ही एक पढ़ी लिखी और अमीर परिवार से मुझे गोद ले लिया था और मैं उनके घर में बड़ा होने लगा। वे परिवार मुझे अपने घर का बेटा नहीं बल्कि एक नौकर बना कर ले गया था। उनके घर के सारे कामकाज मैं ही करता था, लेकिन मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। मैं वहाँ पर काम खुशी खुशी करता था क्योंकि इसके बाद मुझे अच्छा खाना मिलता था और कभी कभी बच्चों के खिलौने से खेलने का मौका भी। कभी कभार बाहर घुमाने भी ले जाया जाता था। मैं वहाँ खुश था, लेकिन जब मैं जवान हुआ तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि उनकी बेटियाँ भी अब बड़ी हो रही थी और उन्हें मुझसे खतरा महसूस होने लगा था। हालांकि मैं उनके बच्चों के साथ पढ़ता था और मुझे लिखना पढ़ना भी आता था, लेकिन मैंने किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया था। इधर उधर भटकते हुए मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर नौकरी कर ली। दुकान के मालिक से निवेदन करके मैंने वहीं पर एक छोटे से कमरे में रहने का व्यवस्था कर ली। जिस पर प्लाजा में दुकान थी उसी के ऊपर कुछ कमरे बने हुए थे और मुझे उनमें से एक में रहने के लिए एक छोटी सी चारपाई मिल गई। मैं वहीं रहने लगा। सुबह मैं दुकान पर आ जाता और रात को वहीं पर रहता। साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैट्रिक की परीक्षा दी।
जिसमें मैंने शानदार सफलता हासिल की। उसके बाद मैंने दुकान के मालिक से अनुरोध करके इंटर की किताबें मंगवाई और पढ़ने लगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा। दुकान पर सेल्समैन के तौर पर काम करने के बाद मैंने धीरे धीरे इतना अनुभव हासिल कर लिया कि मालिक की नज़रों में एक अच्छा स्थान बना लिया। जब मालिक ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान की दूसरी ब्रांच खोली तो वहाँ एक इंचार्ज मुझे बना दिया गया। मैं बहुत ही खुश था। वहाँ काम करने के दौरान मुझे काफ़ी अनुभव मिला और फिर मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब मैं मालिक का काम भी करता था और अपनी छोटी दुकान भी संभालता था। इस तरह मेरी आमदनी में काफ़ी फ़ायदा हुआ और मैंने एक घर किराए पर ले लिया। लेकिन घर के लेने के बाद मुझे घरवाली की कमी बहुत ही महसूस होने लगी, क्योंकि मेरे पास कोई भी रिश्तेदार या परिवार नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कि शादी कर लेता हूँ। इस तरह घर भी बसा रहेगा और दुनिया में मेरा भी कोई रिश्ता होगा जो सिर्फ मेरा अपना होगा। इसी सिलसिले में मैंने इधर उधर काफ़ी कोशिशें की, लेकिन कोई भी मुझे अकेले रिश्ते देने को तैयार नहीं था। किसी को भी एक अकेले लड़के पर भरोसा नहीं था और यही वजह थी कि कोई भी मेरे साथ शादी करने के लिए हामी नहीं भरता था। इस उलझन में कितने मैंने साल ऐसे ही बिता दिए। मैं जो शादी करना चाहता था और जल्दी से जल्दी घर बसाना चाहता था, इसी चाह में 3 साल बीत चुके थे और अब तक मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ था। इसी वजह से मैं बहुत ही निराश हो चुका था। तभी एक दिन मेरे दुकान के मालिक ने मुझसे कहा, अरुण तू परेशान क्यों होता है? अगर तुझे कोई लड़की अकेले नहीं देता तो ऐसा कर कि किसी को अपनी माँ बना ले। कुछ पैसे देकर कोई भी ये नाटक करने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर तू अपनी शादी करवा के अपनी दुल्हन को सब कुछ सच सच बता देना। मैंने पहले तो अपने मालिक की बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर सोचा कि इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं तो है। इसलिए मैंने मालिक से ही कहा कि आप किसी का पता कर दे, मैं उसे पैसे दे दूँगा, बस वो कुछ समय के लिए मेरी माँ का रोल निभा ले। मैंने जब मालिक से कहा तो मालिक बोले, तू फिक्र मत कर, किसी को देख लूँगा। तभी एक दिन मालिक ने अखबार में एक मीडिया एजेंसी का विज्ञापन देखा और वहां पर संपर्क करने के बाद उन्होंने एक ऐसी औरत के बारे में बताया जो अधेड़ उम्र की औरत थी और माँ का रोल निभा सके। जल्दी ही हमें वहां से एक औरत मिल गई और उसके साथ एक लड़की भी मिली, क्योंकि उस औरत का कहना था कि वे लड़की के बिना कोई भी काम नहीं करती। उस सब में उस औरत को मैंने अपनी माँ बना लिया और उस लड़की को बहन, और इसी तरह रिश्ता देखने का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। जल्दी ही तुम्हारे घर मेरा रिश्ता तय हो गया। मैं बेहद खुश था, क्योंकि जैसा साथी मैं चाहता था तुम उससे भी बढ़कर निकली थी। इसलिए मैंने जल्द शादी करने पर जोर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे घर वालों को ये पता चले कि ये मेरी असली माँ नहीं है। इसलिए जल्दी शादी तय कर दी गई और शादी के दिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं था कि वे दोनों औरतें धोखेबाज थीं। वे दोनों पेशेवर चोर थीं, जिनका काम ही यही था। वे लोगों को घरों में इसी तरह नाटक करके घुसती थी और फिर शादी के दिन सारा सामान लूटकर भाग जाती थी। उन्होंने तुम्हारे साथ भी यही किया। तुम्हारा सारा जेवर उतरवा लिया और जो मेरा जेवर और कैश था और तुम्हारे दहेज की जितनी भी कीमती चीज़ें थी वे सब लेकर फरार हो चुकी है। उन्होंने तुम्हारी अकेली होने का फ़ायदा उठाया है। जब मैं घर वापस आया तो उन्होंने मेरे सर पर ज़ोरदार वार कर दिया और बेहोश होकर मैं गिर गया और मुझे भी बांधकर सारा सामान, कैश और कीमती चीज़ें चुरा ले गई। मैं तुम्हारी तरफ से बहुत ही परेशान था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी क्या हालत है, तुम सही सलामत हो या नहीं। लेकिन यहाँ से मेरे लिए हिलना नामुमकिन था। इसी वजह से मैं परेशान था और यहीं बैठा रहा। और उनकी पूरी बात सुनकर मैं बेहद हैरान रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे दोनों औरतें अरुण की माँ बहन नहीं बल्कि धोखेबाज और ठग थी। तभी मैंने तुरंत उठकर अरुण के हाथों को खोला। अरुण ने बेकाबू होकर मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, रिया मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये झूठ सिर्फ अपना घर बसाने के लिए बोला था, वरना इसके अलावा मुझ में और कोई ऐब नहीं है। ना मैं कोई नशा करता हूँ और ना ही मुझे लड़कियों का शौक़ है। मैं अपना कारोबार करता हूँ और शुक्र है कि अब मेरे कारोबार में इतनी तरक्की है कि मैं अपने घर की जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा सकता हूँ। बस तुम मेरी इस पहली गलती और झूठ को माफ़ कर दो। अरुण की बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका है। हालांकि अरुण ने ये सब कुछ अच्छे इरादे से किया था, उसकी नीयत ख़राब नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वे सब कुछ बुरा हुआ था।
अगर वे औरतें अच्छे तरीके से यहाँ से विदा होती तो हम भी दुनिया के सामने कुछ कह सकते थे। मैं अपने घर वालों के सामने कोई बहाना बना सकती थी। लेकिन अब जब वे औरतें रातों रात धोखा देकर सब कुछ लूट कर भाग गई तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। लेकिन अब तो सबको सच्चाई बतानी भी ज़रूरी और मुझे सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप की फ़िक्र थी। पता नहीं वे अरुण के बारे में क्या सोचेंगे और क्या वे मेरा बसा हुआ घर रहने देंगे या फिर मुझे अपने साथ ले जाएगी। मुझे इस बात का कोई यकीन नहीं था। वे रात जो बहुत ही अरमानों से भरी थी और जिसके सपने मैंने काफ़ी समय से देख रखे थे और अरुण ने भी उस रात के बारे में यकीनन बहुत कुछ सोचा होगा। वे रात बर्बाद हो चुकी थी। हम दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम अपने बिस्तर पर लेट गए थे, लेकिन नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन जब मेरे घर वाले सुबह नाश्ता लेकर आए तो उन्होंने अरुण की माँ और बहन के बारे में पूछा। मैं तो अरुण के एक दूसरे की नज़रें चुराने लगी। तभी हिम्मत करके अरुण ने मेरे माँ बाप को सब कुछ सच बता दिया। ये सुनकर वे दोनों बेहद परेशान हो गए और बोले, अरुण आपने बहुत गलत किया। इस तरह रिश्ते तय नहीं किए जाते। अगर आपने हमें पहले ही सब कुछ सच बता दिया होता तो शायद ना तो आपके साथ ये सब होता और ना हमारे साथ धोखा होता। लेकिन अब तो आपने हमारे साथ भी गलत किया है और हमारे साथ भी और अपने साथ भी। पापा ने जब अरुण से ये कहा तो अरुण फ़ौरन उठकर मेरे पापा के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, अंकल मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं तो सिर्फ सच्चे दिल से अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन उन धोखेबाज औरतों की वजह से मेरा चरित्र भी संदिग्ध हो गया। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अरुण ने पापा से माफ़ी मांगी तो शायद पापा को भी उनके अकेलेपन पर और उनके आंसुओं पर दया आ चुकी थी। तभी पापा ने सच्चे दिल से उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने तो पहले ही अरुण को माफ़ कर दिया था क्योंकि मुझे अरुण से प्यार था और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी। मैंने उनके भीतर की सच्चाई को जान लिया था और मुझे पता चल चुका था कि अरुण जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब कुछ सच है। मुझे बस अपने घर वालों की तरफ से चिंता थी और अब पापा ने भी उन्हें माफ़ कर दिया है। मुझे अपने फ़ैसले पर कायम रहने की हिम्मत दी है। मैं जो कल रात से बहुत ही परेशान थी, अब मेरे दिल को भी गहरा सुकून मिल गया था। आज हमारी शादी की 3री सालगिरह थी और अरुण बहुत खुश थे क्योंकि हमारी बेटी भी 1 साल की हो चुकी थी। आज हमें साथ मिलकर जश्न मनाना था। तभी टीवी पर चल रही एक खबर ने हमारा ध्यान खींचा। खबर में दिखाई देने वाली औरतें कोई और नहीं बल्कि वही थी जिन्होंने हमारा सामान चुराया था। वे दोनों अब अपने गैंग के साथ पकड़ी जा चुकी थी और पुलिस की हिरासत में थी। मैं और अरुण एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। हमने उन दोनों के खिलाफ़ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी क्योंकि अरुण का मानना था कि उनकी बदौलत ही मुझे उनका साथ मिला था और अरुण के लिए ये एहसान बहुत ही बड़ा था क्योंकि जहाँ जितनी देर से उनकी शादी नहीं हो रही थी वहीं उन्हें मनपसंद साथी मिल चुका था। यही बात अरुण को संतुष्ट करने के लिए काफ़ी थी, इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वह उनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अब जब वे दोनों खुद ही पकड़ी जा चुकी थी तो मैं और अरुण बेहद संतुष्ट हो चुके थे क्योंकि इससे हमें इस बात का यकीन हो गया था कि भगवान बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही करता है, फिर चाहे आप उस इंसान को माफ़ी क्यों ना कर दो, मगर भगवान कभी उन लोगों को माफ़ नहीं करता। आज हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं और हमारा घर खुशियों से महक रहा है। अरुण ने बेकाबू होकर मेरा हाथ थाम लिया और कहा, आज मैं जो अंदर से एक गलती का बोझ महसूस करता था वे भी ख़त्म हो गया है। अब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ। ये कहकर अरुण ने अचानक मुझे अपने पास खींच लिया और मैं संतुष्ट होकर उनके सीने पर सिर रख दिया क्योंकि मैं जानती थी कि अरुण के दिल में बार बार ये बोझ सर उभरता रहता है कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है और झूठ बोलकर शादी की है। उन्हें बार बार इस बात का भी अफसोस होता है कि मेरा जेवर और दहेज की कीमती चीज़ें वे औरतें लूट कर भाग गई और ऐसा सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। हालांकि मैंने कई बार उन्हें ये बात समझाई थी कि वे सब चीज़ें माँ जी की थी। उन चीज़ों के बदले मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है, लेकिन अरुण के दिल से ये वे पछतावा नहीं जाता था। आज जब वे औरतें पकड़ी गई तो अरुण संतुष्ट हो गए थे और उनके अंदर का वह एहसास जुर्म ख़त्म हो गया था। मुझे अपनी ज़िंदगी से ये बात सीखने को मिली थी, कभी कभी चीज़ें हमारे पास गलत तरीके से आती है, मगर एक बार चीज़ों को उसकी गलत नज़रिया से देखने की बजाय आराम से सोच कर फैसला करना चाहिए। मैं उस वक्त अरुण की गलती पर उन्हें छोड़ कर चली जाती
जाती, शायद मैं खुद को भी बर्बाद कर देती। मगर मैंने जो फ़ैसला किया था वह हम दोनों का घर बना गया था। और एक औरत की समझदारी यही होती है कि वह हर चीज़ को अपनी आंखें खुली कर सोचे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।